प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक, जिसका नाम मुद्रा प्राप्ति था, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे अंक का प्रारंभ करेंगे और दूसरे अंक में कथावस्तु किस प्रकार से आगे बढ़ती है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले उसकी कथावस्तु के माध्यम से बता देता हूँ। इस अंक का नाम आभूषण विक्रय नामक अंक है। जब नाटक का प्रारंभ होता है तो स्थान मलयकेतु की राजधानी कुसुमपुर है। फाल्गुन मास की अमावस्या का दिन है और पूर्वाह्न का समय है। राक्षस के घर के सामने एक गली है और घर के शयनागार में राक्षस बैठा हुआ मंच पर दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है और नाटक की कथावस्तु इस तरह से विस्तार को प्राप्त करती है। जिस प्रकार पहले अंक में चाणक्य की राजनीति पर प्रकाश डाला गया है, वैसे ही इस द्वितीय अंक में राक्षस की राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन इसके साथ ही चाणक्य की कूटनीति भी अपने उद्देश्य की तरफ फलोन्मुख होती हुई दृष्टिगोचर होती है। इस अंक को भी हम सामान्य तौर पर मोटे मोटे 7 भागों में बांट सकते हैं। जैसे उनमें सबसे पहला है अहितुंडक, यानी नाटक में सबसे पहले अहितुंडिक दिखाई देगा और नाटक शुरू होने के साथ ही रंगमंच पर जीव सिद्धि नामक अहितुंडिक को हम देखते हैं। ये सपेरे के वेश में राक्षस का गुप्तचर है, जिसका वास्तविक नाम विराट गुप्त है, जो राक्षस से मिलने की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। दूसरे दृश्य में राक्षस का स्वागत आएगा, यानी वो मन ही मन क्या विचार करता है उसको स्पष्ट करते हुए राक्षस दिखाई देता है कि राक्षस चिंतित सा बैठा हुआ है। उसकी चिंता का विषय अपने दिवंगत नंद स्वामियों को प्रसन्न करना है, इसलिए उसने मलयकेतु का आश्रय लिया है। वह मन ही मन अपनी राजनीति पर एक विस्तृत दृष्टि डाल रहा है, जिसका सारांश मैं आपको बता देता हूँ। वो इस प्रकार है कि उसने अपने परिवार को अपने मित्र सेठ चंदनदास पर छोड़ दिया है। दूसरा, चंद्रगुप्त को विष देकर मारने के लिए और शत्रुओं में फूट डालने के लिए उसने शकटदास को नियुक्त किया है। तीसरा, जीव सिद्धि को अपने शत्रुओं के समाचार जानने के लिए नियुक्त किया है। किंतु हमें यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उसने अपना मित्र समझना राक्षस की सबसे बड़ी भूल है, उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि वास्तव में ये चाणक्य का गुप्तचर है, जिसका नाम जीव सिद्धि नहीं अपितु इंदु शर्मा है। इसका वास्तविक नाम इंदु शर्मा है। तीसरे दृश्य में हम देखेंगे कंचुकी और राक्षस को। उन दोनों में किस तरह से बातें होती है। मलयकेतु के कंचुकी का नाम जाजली है। उसने राक्षस को देने के लिए अपने शरीर से उतारकर आभूषण भेजे हैं।
कंचुकी के माध्यम से, और कंचुकी इन आभूषणों को राक्षस को पहना करके चला जाता है। यानी मलय केतु ने जो आभूषण कंचुकी जाजली के हाथ भेजे थे राक्षस को देने के लिए, वो अपने शरीर से उतार करके जो आभूषण वहाँ पर भेजे गए थे, कंचुकी इन आभूषणों को राक्षस को पहना करके वहाँ से चला जाता है। अगला जो दृश्य है वो अहितुंडी और राक्षस का है, जो मंच पर राक्षस से मिलने की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। वह अहितुंडक एक श्लोक के द्वारा अपने गुप्तचर होने की सूचना देता है। राक्षस इस सपेरे के वेश में विराट गुप्त से कुसुमपुर के समाचार विस्तार से सुनता है, जो समाचार इस तरह से है कि चाणक्य की बुद्धि से संचालित चंद्रगुप्त और पर्वतेश्वर की सेनाओं के द्वारा कुसुमपुर को घेर लिए जाने पर सर्वार्थ सिद्धि सुरंग से निकल करके तपोवन में चला जाता है, और आप भी अर्थात राक्षस भी सुरंग से यह सोच करके कि बाहर से पुनः नंद राज्य को वापस लाने का प्रयत्न करूंगा, वहाँ से सुरंग से बाहर निकल आया है। उधर विषकन्या द्वारा पर्वतेश्वर की मृत्यु हो गई, और उसके बाद मलय केतु को भी डर दिखा करके कुसुमपुर से चाणक्य ने भगा दिया था, इसलिए कुसुमपुर से मलय केतु भी भाग गया। तीसरी बात, चाणक्य ने पर्वतक के भाई वेरोचक को उसके भाई का आधा राज्य दे देने का विश्वास दिला दिया, और चाणक्य ने एक दिन नंद भवन में चंद्रगुप्त के प्रवेश की तिथि निश्चित कर दी। उधर शिल्पियों ने चाणक्य को यह सूचना दी है कि महाराज, सूत्रधार दारुवर्मा ने पहले से ही चंद्रगुप्त के नंद भवन में प्रवेश का अनुमान करके पूर्वी द्वार को सजा दिया है, और इस समय अंदर की सजावट करनी बाकी है। इसके बाद यथा समय आधी रात्रि को पर्वतेश्वर के भाई वेरोचक को चंद्रगुप्त के साथ एक ही आसन पर बिठाकर चाणक्य ने राज्य का आधा भाग उसे दे दिया है। वेरोचक का राज्याभिषेक हो जाने के बाद चंद्रगुप्त के नंद भवन में प्रवेश करने के समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त की हथनी चंद्रलेखा पर चंद्रगुप्त के स्थान पर वेरोचक को बिठा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वेरोचक को ही चंद्रगुप्त समझते हुए आपके गुप्तचर सूत्रधार दारुवर्मा ने उसके ऊपर गिराने के लिए जो यंत्र निर्मित तोरण द्वार तैयार किया था, आपके द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त के महावत बर्बरक ने भी वेरोचक को ही चंद्रगुप्त समझ लिया, और वेरोचक को ही चंद्रगुप्त समझते हुए उसको मारने के लिए उसने अपनी छुरी हाथ में पकड़ ली, और इस तरह नंद भवन में प्रवेश करने पर लक्ष्य से भ्रष्ट हुए यंत्र निर्मित तोरण द्वार के गिरने से वो बर्बरक मारा गया, अर्थात जो महावत था वो मारा गया। और तब दारुवर्मा ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, ऐसा समझ करके जो उस यंत्र को चलाने की लोहे की कील थी उसको लेकर
चंद्रगुप्त की भ्रांति में उसने वेरोचक को मार दिया। इसके बाद वेरोचक के पीछे जो चंद्रगुप्त समझ कर के चलने वाली पैदल सेना थी, उस पैदल समूह ने क्रोधित होकर के पत्थर मार मार कर दारुवर्मा को मार दिया। और इस तरह से वेरोचक, आपका बर्बरक और दारुवर्मा, ये तीनों ही मारे गए। राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए वैद्य अभयदत्त को नियुक्त किया था, परंतु चाणक्य की बुद्धिमानी से उस विष निर्मित औषधि से बेचारा वो स्वयं ही मारा गया। उधर चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शयन कक्ष में नियुक्त राक्षस के गुप्तचर प्रमोदक को ये कहकर के कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया, इस बात का जब उसने सही उत्तर नहीं दिया तो सही उत्तर न देने पर उसे मरवा दिया। इसके अलावा जिनको राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए दीवार में सुरंग बनाकर रहने के लिए नियुक्त किया गया था, वो सारे के सारे गुप्तचर वहाँ रह भी रहे थे, लेकिन चाणक्य ने उन विवत्स आदि को भी उस घर में आग लगवा करके मरवा दिया। और इसने राक्षस द्वारा प्रयुक्त विष कन्या से पर्वतेश्वर को मारा है। यानी इसने राक्षस द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी ऐसी विष कन्या से पर्वतेश्वर को मारा है। इस अपराध की घोषणा करके चाणक्य ने जो क्षपणक जीव सिद्धि है उसको भी नगर से बाहर देश निकाला दे दिया है। शकटदास ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए दारुवर्मा आदि को नियुक्त किया था। इस अपराध के लिए उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई तथा बार बार मांगने पर भी आपके परिवार को सेठ चंदन दास के द्वारा जब सुपुर्द नहीं किया गया तो उस दुष्ट चाणक्य ने चंदन दास को उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त करके उसके परिवार सहित उसे जेल में डाल दिया। और इसी समय जब वो ये सारा समाचार गुप्तचर से सुन रहा था, सिद्धार्थक और शकटदास दोनों राक्षस के पास आते हैं। सिद्धार्थक के साथ शकटदास जब रंगमंच पर प्रवेश करता है तो राक्षस विराट गुप्त से कुसुमपुर के वृत्तांत सुन रहा है और उसने समाचार दिया कि शकटदास को फांसी का दंड दिया गया है। लेकिन उसी समय शकटदास सिद्धार्थक के साथ वहाँ आ जाता है। वह फांसी के तख्ते से किस तरह सुरक्षित लौट आया, ये सारी बात स्पष्ट होती है। शकटदास राक्षस को बताता है कि जैसे ही मुझे फांसी दी जाने वाली थी, फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, उसी समय मेरे प्रिय मित्र सिद्धार्थक ने कैसे जल्लादों को वहाँ से भगाया और मुझे छुड़ा करके आपके पास यहाँ तक लेकर के आया, और इसी के कारण मैं यहाँ आपके पास तक आ सका हूँ। राक्षस सिद्धार्थक को शकटदास के प्राणों की रक्षा करने के उपहार स्वरूप अपने वो आभूषण उतार करके दे देता है जो उसने पहन रखे हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही आभूषण हैं जो मलयकेतु ने अपने शरीर से उतार करके अपने कंचू की जाजली के हाथों राक्षस को उपहार के रूप में पहनाए थे। सिद्धार्थक भक्तिपूर्वक उस पारितोषिक को प्राप्त कर लेता है और राक्षस से ये प्रार्थना करता है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, अतः मैं इन आभूषणों को अपने पास कहाँ रखूँगा।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस मुद्रा से इन आभूषणों को मुद्रित करके सबको अपने पास ही रख लें और मुझे इनकी जब भी आवश्यकता होगी मैं आपसे ले लूँगा। ये वही राक्षस के नाम की मुद्रा है जिससे उन आभूषणों को मुद्रित किया जाता है जिसे निपुणक ने चंदन दास के घर से ला करके और चाणक्य को प्रथम अंक में दिया था। उधर राक्षस पहले तो अपनी उस मुद्रा को उसके पास देख करके आश्चर्य करता है, लेकिन बाद में उससे उसे ले लेता है और सकटदास को ये कह कर के दे देता है मुद्रा कि लो, इस मुद्रा से तुम सारा राज कार्य चलाओ। उधर सिद्धार्थक ये कह कर के कि चाणक्य का अहित करके मैं अब लौटकर वापस कुसुमपुर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए राक्षस के पास ही नौकरी करने लगता है। और इसके बाद सिद्धार्थक और सकटदास दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और मंच पर केवल राक्षस और विराट गुप्त दोनों का वार्तालाप आगे दिखाई देता है कि सिद्धार्थक और सकटदास के आने से जो बातचीत की श्रृंखला बीच में भंग हो गई थी, टूट गई थी, कुसुमपुर के समाचार जानने की, वहाँ के वृत्तांत की, वो फिर से शुरू होती है। विराट गुप्त राक्षस को सूचना देता है कि जब से मलयकेतु भागा है तब से चंद्रगुप्त चाणक्य पर क्रोधित है और चाणक्य भी उसकी आज्ञाओं को पहले की तरह नहीं मानता है। इस तरह उन दोनों में मनमुटाव पैदा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि राक्षस इसी अहितुंडिक के वेश में विराट गुप्त को पुनः कुसुमपुर वेतालिक वेश में रहने वाले अपने मित्र स्तन कलश के पास संदेश देकर के भेजता है कि तुम उससे जाकर के ये कहना कि जब जब चाणक्य चंद्रगुप्त की आज्ञाओं का विरोध करे तब तक तुम अपनी सुंदर स्तुतियों से चंद्रगुप्त को चाणक्य के विरुद्ध, उसके विपरीत भड़काने का प्रयत्न करना, उसके विरुद्ध करने का प्रयत्न करना और कोई भी गुप्त संदेश जो भी यहाँ तुम्हें प्राप्त हो तो वो करभग के द्वारा शीघ्र ही भेजना। यहाँ राक्षस ने इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त में आपस में भेद डालने की नीति का आयोजन किया है और इस तरह से इस नाटक का द्वितीय अंक का उपसंहार होता है कि अंक की समाप्ति पर राक्षस के पास सकटदास का संदेश आता है कि ये 3 आभूषण बेचे जा रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो इनको मोल ले लिया जाए, इन आभूषणों को खरीद लिया जाए। और उसकी स्वीकृति के बाद, राक्षस की स्वीकृति के बाद वो आभूषण खरीद लिए जाते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही आभूषण हैं जिनको पर्वतेश्वर धारण करता था और जिनको चंद्रगुप्त ने प्रथम अंक में श्राद्ध के समय विश्वावसु आदि 3 भाइयों को दान में दिया था। चाणक्य ने इस तरह उन आभूषणों को राक्षस के लिए बिकवा दिया, अर्थात इन आभूषणों को राक्षस के पास बिकवा करके पहुंचवा दिया। राक्षस करभग को कुसुमपुर से समाचार जानने के लिए भेज देता है, यानी राक्षस करभग को कुसुमपुर का क्या क्या समाचार है इस बात को जानने के लिए भेज देता है। और इस अंक की समाप्ति राक्षस की इस आशा के साथ होती है कि शायद चाणक्य से चंद्रगुप्त को अलग किया जा सके, उन दोनों को भेद डाल करके अलग किया जा सके और इस तरह राक्षस की नीति पर प्रकाश डालने वाला और चाणक्य की नीति को आगे की तरफ बढ़ाने वाला ये अंक अंत में जाकर के समाप्त होता है। इस तरह से हमें इस बात का पता चलता है कि द्वितीय अंक में
कथा वस्तु का विस्तार किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता है और संपूर्ण कथा वस्तु का सार जो द्वितीय अंक में है कि उसमें क्या क्या घटनाएं होने वाली है, उसको हम संपूर्ण रूप से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और इसके पश्चात अब हम द्वितीय अंक में जब प्रारंभ करेंगे तो कथावस्तु किस तरह से आगे बढ़ती है, उसमें किन किन श्लोकों के माध्यम से उस कथावस्तु को आगे बढ़ाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में पुनः आपसे मिलते हैं।